Dear students, today I am going to start your biology chapter life process. In this chapter, the first thing is the living beings perform different activities, and for different activities they must need energy. So here the living organism perform different life processes, and by their different life processes they perform their life better way. So इस टॉपिक पे आज से हम लोग डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक में जो लिविंग बीइंग होते हैं वो बहुत सारी प्रक्रियाएं करते हैं, और उन सारे प्रक्रियाओं के लिए उनको किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? एनर्जी की। और उसी एनर्जी से वो अपने बॉडी के ग्रोथ, बॉडी के जो सेल्स होते हैं, टिश्यू होते हैं, उनके रिपेयर, उनका ग्रोथ, सारी चीज की देखभाल उसी एनर्जी से करते हैं। और उस एनर्जी को लेने के लिए वो डिफरेंट प्रोसेस करते हैं। उसी को क्या कहा जाता है? लाइफ प्रोसेस। सो आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इन दिस वीडियो we have discussed about 4 different processes of living beings, and these processes are nutrition, respiration, transportation, and excretion. These are the 4 important life processes of living beings, and for doing these all life processes they need energy. So here question arises that how they got their energy, कहाँ से उनको वो एनर्जी मिलता है ताकि वो डिफरेंट प्रोसेस करें। तो उन सारे प्रोसेस को करने के लिए वो एनर्जी फूड मटेरियल से लेते हैं। दे टेक दैट एनर्जी फ्रॉम फूड मटेरियल। फूड मटेरियल से वो एनर्जी लिए। अब ये फूड मटेरियल डिफरेंट प्रोसेस में जाते हैं और उससे अल्टीमेटली उनको क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। आप क्लास 10 के जो बायो के टॉपिक्स हैं उसको भी देखिए, सिलेबस किस ढंग से बनाया गया है कि दीज ऑल चैप्टर्स आर इंटरलिंक्ड। मैं आपको यहाँ बताऊंगा। सबसे पहली बात हुई कि वो लिविंग हैं, तो लिविंग कोई चीज लिविंग कैसे है? हाउ यू कैन कंक्लूड दैट एनीथिंग बीइंग लिविंग। तो यहाँ लिविंग के बहुत सारे बताए जाते हैं डिफिनीशन और कैरेक्टर कि लिविंग है तो वो रेस्पिरेशन करेगा, लिविंग है तो न्यूट्रिशन करेगा, लिविंग है तो वो एक्सक्रीशन करेगा, लिविंग है तो वो रिप्रोडक्शन करेगा। तमाम सारे प्रोसेस बताए जाते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, एक बॉल मैं ले लूँ और बॉल को ऐसे फेंक दूँ, वो बॉल मूवमेंट करने लगता है, क्या वो लिविंग है? पेड़ जो प्लांट्स होते हैं वो लिविंग हैं, लेकिन आप हमको चल के दिखाइए कि वो कहाँ न्यूट्रिशन कर रहा है, कहाँ रेस्पिरेशन कर रहा है, कहाँ मूवमेंट कर रहा है। तो मेरे अनुसार अगर लिविंग का कैरेक्टर पूछा जाए तो द बेस्ट कैरेक्टर टू डिस्टिंग्विश द लिविंग एंड नॉन लिविंग इज लिविंग आर दोज विच गिव्स रेस्पॉन्स अगेंस्ट एनी स्टिमुली। लिविंग हम उन्हीं को कहेंगे जो कोई रेस्पॉन्स दे। सपोज कीजिए मैं खड़ा हूं, पीछे से एक पिन लेके ऐसे हिला दिया जाए, हम तुरंत ऐसे देखेंगे, हमने रेस्पॉन्स दिया उस स्टिमुली का। स्टिमुली मीन्स डिस्टर्बेंस। हम चींटी
बैठी है उसको जाके ऐसे छुएंगे वो मुड़ जाएगी, दे गिव्स रिस्पॉन्स। लेकिन प्लांट जो है उनके हम पेड़ पत्ती को तोड़ दें वो भी रिस्पॉन्स देते हैं, लेकिन वो क्विक रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। जो रिस्पॉन्स लिविंग बीइंग्स जल्दी देता है उस तरह का रिस्पॉन्स प्लांट नहीं देता है। कारण कि प्लांट का जो पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो केवल हार्मोनल सिस्टम से कंट्रोल होता है, वेयर एज इन एनिमल these all control coordination are controlled by nervous system and hormonal system. So यहाँ पे आप क्लियर कर सकते हैं कि living are those which gives response against any stimuli. स्टूमली मीन्स डिस्टर्बेंस, आगे के क्लासेस में हम इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो हमारे अनुसार अगर लिविंग का पूछा जाए कैरेक्टर, हाउ यू कैन डिसाइड विच वन इज लिविंग एंड विच वन इज नॉन लिविंग, देन यू जस्ट टेल देम दैट दोज थिंग्स और दोज बॉडी विच gives response against any stimuli, then it is called it comes in the section of living. और जो नॉन लिविंग होते हैं दे हैव नो एनी रिस्पॉन्स। अगर मैं बैठा हूँ क्लास में ऐसे ही बैठा हूँ, टीचर पढ़ा रहे हैं, बट आई हैव नो एनी रिस्पॉन्स टुवर्ड्स द क्लास, देन आई एम नॉट लिविंग, आई एम नॉन लिविंग। सो आप रिस्पॉन्स लीजिए तो इट मीन्स कि यू आर देन you are living, otherwise you are non-living. Are you getting my point? Now these all living beings perform different process, and for performing this process they needs energy, and this energy they got from the food material, and this food material gives them what? Carbohydrate, fat, protein, vitamin, water, minerals. These all are the material which gives energy. Okay? Now we come on the first process, that is nutrition. So here our topic is nutrition. What is nutrition? So nutrition means what? All living organism wants energy for performing their different function, for growth of their body. They needs energy, and the process by which they gets energy by utilizing the food material is called nutrition. सिंपली आप ये भी कह सकते हैं कि एक वैसा मेथड, एक वैसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में वो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फॉर एनर्जी to do their for energy is called nutrition. But the mode of nutrition is different. Now mode of nutrition, mode of nutrition. Mode of nutrition means the method by which the organism take their food. Taking of food is called nutrition. Food लेना, food को ले लेना, कहीं से भी ले लेना, that is called nutrition.
but the mode of nutrition are totally different. Mode of nutrition means the method for taking the food, the way by which organism take their food. So these are of two types mode of nutrition. First is autotrophic mode of nutrition, and other is heterotrophic mode of nutrition. Here mode of nutrition is of two types. First is autotrophic mode of nutrition, second is heterotrophic mode of nutrition. Now autotrophic mode of nutrition means what? Auto means self, means that mode of nutrition in which organism make their food self by the use of simple material. Is called autotrophic mode of nutrition. जो ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद बनाए सेल्फ, लेकिन कैसे? बाय द यूज ऑफ सिंपल मटेरियल फ्रॉम एटमॉस्फेयर, देन इट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. और यहाँ जो आपने लिखा है कि ऑर्गेनिज्म कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म, तो ये ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बट द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड autotrophs. Simply autotrophic nutrition means autotrophs, means it is the way of nutrition, and the organism which perform this way is called autotrophs. And इसका एग्जाम्पल क्या होगा? all green plants और कुछ some बैक्टीरिया भी होते हैं, some bacteria, these all are autotrophs. लेकिन यहीं पे दूसरा चीज होता है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. तो इसका जस्ट अपोजिट आपने यहाँ लिखा कि दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर फूड, आप उसमें क्या लिख देंगे? विच डू नॉट मेक देयर फूड सेल्फ. भाई वो अपने से नहीं बनाता है, तो फिर भोजन कहाँ से लेते हैं? दे डिपेंड्स ऑन अनदर एनिमल्स, दे डिपेंड्स ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म. और यहाँ आपको मैं बता दूं कि ऑल हेट्रोट्रॉप्स टोटली डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉप्स फॉर देयर फूड. नाउ these heterotrophs is classified into three category. ये अब हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो तीन पार्ट्स में बांटा गया है. हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इसको फिर हम तीन पार्ट्स में बांटते हैं. पहला पार्ट होता है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, सेकंड होता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, और तीसरा होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन. अब यहाँ पे सैप्रोफिटिक मीन्स क्या होता है ना? सैप्रो मीन्स सड़ा हुआ, डेड एंड डीके. तो आप यहाँ लिख सकते हैं, सब चीज इसमें लगा है, आपको बस वो लैंग्वेज बना देना है. क्या लिखेंगे कि दैट न्यूट्रिशन इन विच organism take their food
फ्रॉम, कहाँ से लेंगे वो अपना फूड? सैप्रो मतलब डेड एंड डीके, डेड एंड डीके मटेरियल्स। ये सारे अपने फूड कहाँ से लेते हैं? सड़ा गला मरा चीजों से, इसलिए इनको सैप्रोफिटिक कहते हैं। और इन ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे? सैप्रोफाइट्स। जैसे आपने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देखा, उसको हम क्या कह रहे थे? ऑटोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देखा, उनको क्या कहेंगे? हेट्रोट्रॉप्स। उसी तरह सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन करने वाले ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे? सैप्रोफाइट्स, सैप्रोफाइट्स। और आपको मैं एग्जांपल बता दूं, जितने फंगस होते हैं वो सब क्या होते हैं? सैप्रोफाइट्स होते हैं। फंगस आप समझ रहे हैं, जैसे ब्रेड मोल्ड, राइजोपस, मशरूम, ये सब फंगस हैं। और आप वो गोबर छत्ता का नाम सुने हैं ना गांव में? गोबर छत्ता, दैट इज मशरूम। उसको आज हम लोग खाते हैं, बट वो गोबर छत्ता नहीं खाते हैं, उसके स्पीसीज को खाते हैं, उनके अलग वेराइटी को खाते हैं। आप देखे होंगे गोबर के ऊपर इस तरह व्हाइट कलर का निकलता है, दैट इज मशरूम। आप रोटी घर में रख दीजिए बारिश के दिनों में, उस पर फफूंदियाँ लग जाती है हरा हरा इस तरह का, दैट इज राइजोपस। इसको राइजोपस कहा जाता है, या ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है। तो दीज फंगस जनरली टेक देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डीके। इनको एकदम साफ सुथरा थाली में खाना दीजिएगा तो ये नहीं खाएंगे। जैसे आप जानते हो कि चूहा महोदय को पूरा गेहूं दे दीजिए तो वो हलवा नहीं बनाएंगे। आप समझ रहे हैं ना वो क्या करेंगे? सेम उसी तरह ये सैप्रोफिटिक हुआ। पैरासिटिक, ये देखिए पैरासिटिक बहुत आसान सा है। आपके घरों में जो गेस्ट महोदय आते हैं, गेस्ट तो आप समझ रहे होंगे, सबके घर में गेस्ट आते हैं। तो गेस्ट मतलब जो आया, जो बाहर से आया, वो गेस्ट हुआ मेरा। वो गेस्ट कहाँ आया? मान लीजिए मेरे घर आया, तो यहाँ आप हैं, ये यू, आप हैं ये, तो आपके घर आए ये गेस्ट महोदय। तो ये गेस्ट जो आए, तो ये गेस्ट के लिए आप क्या कहलाएंगे? होस्ट। आप क्या कहलाएंगे? होस्ट। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होती है कि दैट न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म, सेम उसी तरह चल रहा है, टेक देयर फूड फ्रॉम, यहाँ डेड एंड डीके है, यहाँ क्या हो जाएगा? होस्ट। तो जो अपना भोजन होस्ट के बॉडी से ले, होस्ट के बॉडी से ले, तो उस तरह के न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं? पैरासिटिक न्यूट्रिशन। और इस तरह के ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे? जैसे आपको मैंने यहाँ केवल फाइट जोड़ देना है, उसी तरह आप इसको क्या कह देंगे? पैरासाइट्स। जैसे आप मच्छर देखे हैं, वो बेडबग देखे हैं, उड़ीस, ये सब पैरासाइट्स हैं। आपके पेट में जो वर्म होते हैं आप देखे होंगे, ये सब पैरासाइट्स हैं। तो पैरासाइट्स होस्ट की बॉडी से भोजन लेते हैं। अब इसी पैरासाइट्स में कुछ अच्छे पैरासाइट्स होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। जो बुरे होते हैं वो बीमारी कॉज करते हैं, जो अच्छे हैं वो अच्छे हैं। आप समझ सकते हैं। तो ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन हुआ। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलो मतलब पूरा, होल, कॉम्प्लेक्स, और जोइक मतलब एनिमल्स। तो जो एनिमल्स पूरे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को अपने बॉडी के अंदर डाल ले और फिर उसको धीरे धीरे डाइजेस्ट करे, तो उस तरह का न्यूट्रिशन को क्या कहेंगे? होलोजोइक न्यूट्रिशन। मतलब दैट न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट टेक द कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनसाइड देयर बॉडी, अपने बॉडी के अंदर डाल लिया और बाद में वो अपना काम कर रहा है। तो दैट इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। और इसके एग्जाम्पल में आप बताइए क्या हो जाएंगे? ऑल एनिमल्स हो जाएंगे, जितने एनिमल्स है, गाय, बैल, भैंस, बकरा, बकरी, जितने आप देख रहे हैं, ह्यूमन, अपना भी नाम लिख लीजिए। दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रिशन इन प्लांट। अब देखिए न्यूट्रिशन के बारे में हमने सब जो भी समझा, अब इस न्यूट्रिशन को हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। क्योंकि आपने लिविंग का डिफिनीशन देख लिया,
तो न्यूट्रिशन जो होगा वो दो पार्ट्स में बटेगा, इन प्लांट और इन एनिमल, दोनों में हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो प्लांट में आपने क्या पढ़ा कि प्लांट का न्यूट्रिशन किस टाइप का होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं, ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। और आप इसको चार्ट में कहीं बना लेंगे। और ये क्या करते हैं, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। तो अब हम ऑल अबाउट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ये कौन करता है, ग्रीन प्लांट। ये कौन करता है, ग्रीन प्लांट। अब ये ग्रीन प्लांट जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है, तो आपने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में पढ़ा कि एक वैसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड सेल्फ बनाए, सेल्फ मेड करे। तो सेल्फ मेड करने के लिए उनको कुछ ना कुछ स्पेशल चीज चाहिए जिसके चलते वो बनाए। तो ये जिस प्रोसेस से ये ग्रीन पर प्लांट जिस प्रोसेस से अपना फूड फॉर्मेशन करते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। By the process of photosynthesis, all the autotrophs, इस ग्रीन प्लांट को आप क्या कह सकते हैं, ऑटोट्रॉप्स। ये ऑटोट्रॉप्स by the process of photosynthesis they forms their food। अब हम टोटल डील्स किसके बारे में करेंगे, फोटोसिंथेसिस के बारे में। देखिए फोटोसिंथेसिस हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं क्लास 6 से, लेकिन जैसे जैसे हमारे क्लासेस ऊपर जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा वो कंसेप्ट भी वास्ट होने लगता है। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से मिल के प्लांट सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल उसके पास होता है। क्लोरोफिल के प्रेजेंस में यहाँ ग्लूकोज बनाता है, C6H12O6, और प्लस ऑक्सीजन लिबरेट करता है, ऑक्सीजन गैस निकलता है। इसको जब हम बैलेंस करते हैं तो यहाँ 6 बस 6 लगा देना है। कहीं कहीं बुक में आप देखिएगा यहाँ अगर 12H2O लिखा रहता है तो आप यहाँ से इधर +6H2O और आप बना देंगे। मतलब कहने का मतलब क्या है कि 6 ही H2O का इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है। अब यहाँ पे बात आई कि भाई डिफाइन कैसे करेंगे फोटोसिंथेसिस को। तो आप देख लीजिए यहाँ पे सारे चीज लिखे हुए हैं, जैसे अ प्रोसेस इन विच प्लांट मेक देयर फूड फ्रॉम, चाहे बाई कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विथ क्लोरोफिल and forms glucose is called photosynthesis। अब यहाँ पे बात आई कि आखिर ये इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस जो फोटोसिंथेसिस का हुआ, इन सबको वो कैसे लेता है और करता क्या है। तो आपको मैं यहाँ बता दूं कि प्लांट ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कहाँ से लेता है, इट टेक्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर से लेता है, प्लांट टेक फ्रॉम एटमॉस्फेयर। ये वाटर कहाँ से लेता है भाई, तो टेक फ्रॉम सॉइल से लेता है। ये दोनों तो लेने वाली बात हो गई। अब बात आया कि प्लांट में वैसा क्या चीज है जो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है। तो प्लांट में क्या होता है, ये
इसको हम अभी आगे पहले इस इक्वेशन को समझ लीजिए, फिर आगे हम बढ़ के उसको करते हैं। तो यहाँ आप इसको कंप्लीट डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि अ केमिकल प्रोसेस इन विच प्लांट सिंथेसिस देयर फूड बाय कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर in presence of sunlight and chlorophyll is called photosynthesis. क्लियर? अब देखिए, अब अगले पॉइंट में आएगा कि हाउ प्लांट गॉट दिस ऑल थिंग्स, कैसे प्लांट वो सारी चीज को लेते हैं। तो ये जो CO2 है, आप प्लांट के लीफ के बारे में जानते हैं कि ये सारा प्रोसेस उनके लीफ में होता है। तो लीफ के पास क्या होता है, स्टोमाटा होता है। क्या होता है, स्टोमाटा, एक स्मॉल पोर्स लाइक स्ट्रक्चर ऑन लीफ, इस तरह का होता है। आप ये इस तरह बना सकते हैं, ऐसे होता है, ऐसे। इनको गार्ड सेल कहा जाता है, गार्ड सेल। और यही है बीच में जो आप देख रहे हो, यही है स्टोमाटा। तो ये स्टोमाटा जो लीफ में होते हैं, इनका मेन काम क्या है, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना। क्लियर? अब दूसरा चीज होता है क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल जो होते हैं, इनका मेन काम क्या है, ये सनलाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। मतलब क्लोरोफिल एब्जॉर्ब सनलाइट, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं क्लोरोफिल। अब ये दोनों तो मिल गए, लेकिन अब इसके हम मैकेनिज्म पे चलेंगे कि आखिर ये प्रोसेस होती कैसे है। ठीक है? तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इन फोटोसिंथेसिस द mechanism of photosynthesis has 3 steps। पूरे मैकेनिज्म को 3 स्टेप्स में हम बांटते हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं कि द होल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस आर कंप्लीटेड इनटू 3 स्टेप्स। पहला स्टेप्स होती है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। ये सनलाइट कौन एब्जॉर्ब करेगा, यहाँ एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट हुआ तो अभी मैंने आपको बताया। तो सनलाइट एब्जॉर्ब किया कौन, क्लोरोफिल, बाय क्लोरोफिल। दूसरा होता है लाइट एनर्जी। जो लाइट एनर्जी अभी आया, लाइट एनर्जी चेंज इनटू केमिकल एनर्जी। ये दूसरा स्टेप हुआ उसका, कि जो लाइट आया वो किस में अब चेंज होने जा रहा है, केमिकल एनर्जी में। तीसरा स्टेप होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। ये पानी जो होते हैं, ये जो इक्वेशन आपने देखा था, वो हम फिर यहाँ लिख भी दे रहे हैं आपको। CO2 plus 6H2O, C6H12O6 plus 6O2, यहाँ सनलाइट हम लिख दिए, यहाँ क्लोरोफिल। तो अब ये वाटर जो है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, यही वाटर जो है ये टूटता है लाइट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। और चूंकि स्प्लिटिंग को साइंस में लाइसिस भी कहा जाता है, तो ये जो टूटना हुआ वाटर का, तो वाटर का टूटना मतलब किसके प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में, इसलिए इसको फोटोलाइसिस भी कहा जाता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटो मीन्स लाइट और लाइसिस मतलब टूटना, तो वाटर का टूटना, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ये काफी इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए, क्योंकि इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि द ऑक्सीजन which is evolved in the process of photosynthesis is due to which process। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि by the photolysis of water oxygen gas evolved in the photosynthesis।
तो ये ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है इसी प्रोसेस से। और एक लास्ट प्रोसेस होती है, वो होता है कि ये जो हाइड्रोजन आया, ये हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो कार्बन था, उन दोनों का क्या होता है, रिडक्शन होता है, रिडक्शन ऑफ CO2 एंड H2 एंड इट रिजल्ट, ये क्या बना देंगे, तो रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन का जुटना, और ये क्या बना देंगे, इट फॉर्म्स ग्लूकोज C6H12O6। तो यहाँ आप क्लियर समझ लिए कि ये देखिए CO2 से ये ग्लूकोज का बनना और H2O से यहाँ वाटर ऑक्सीजन का इवॉल्व होना, ये प्रोसेस होती है। इसी प्रोसेस को, ऊपर वाले प्रोसेस को लाइट रिएक्शन कहा जाता है और नीचे वाले को डार्क रिएक्शन कहा। ये आप 11th में पढ़ेंगे, यहाँ इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप देख लीजिए पूरे मैकेनिज्म फोटोसिंथेसिस को 4 भागों में बांटे हम। एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, जो क्लोरोफिल किया, लाइट एनर्जी चेंज इनटू केमिकल एनर्जी। तीसरा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, जिसको फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी कहते हैं, और इससे क्वेश्चन भी आती है। और चौथा रिडक्शन ऑफ CO2 विथ H2 एंड इट फॉर्म्स ग्लूकोज। तो ये ऑल अबाउट हुआ किसके बारे में, फोटोसिंथेसिस के बारे में। इसमें एक पॉइंट और छूट रहा है, कभी कभी पूछ देता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या इंपॉर्टेंट कंडीशंस होते हैं। तो आपके सामने कंडीशंस है कि अगर CO2 नहीं रहेगा, H2O नहीं रहेगा, तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो आपको पूछा जाए कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, द प्रेजेंस ऑफ CO2, प्रेजेंस ऑफ वाटर, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। अब यहाँ एक और पूछा जाता है कि व्हाट आर द रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल आप समझते हैं मार्केट से खरीदा जाता है। तो सिमिलरली आप यहाँ CO2 और H2O ये दोनों रॉ मटेरियल हो गए, लेकिन सनलाइट और क्लोरोफिल तो ऑलरेडी प्लांट में है, सनलाइट एटमॉस्फेयर में है, तो ये रॉ मटेरियल नहीं है। रॉ मटेरियल CO2 और H2O है। तो ये फोटोसिंथेसिस तक मैंने बताया। अगले वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट बताऊंगा कि आखिर इसमें ग्लूकोज बना तो इसका क्या एग्जामिनेशन है, कैसे आप टेस्ट करोगे। उसके बाद हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पे चलेंगे। आपको मैं फिर आज कह रहा हूँ, आप मेरे क्लास का जो भी वीडियो है इसको देखिए, समझिए और शेयर कीजिए बच्चों में, ताकि बच्चे उसको देखें और फिर उसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।